देखिए सुनिएगा बात हमारी और हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने देखा कि कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमने देखा। अगर आप जेम्स टोड की बात करते हैं तो इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर जी.एच. ओझा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? डॉक्टर जी.एच. ओझा के द्वारा इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। इनके पिता का नाम था जेम्स टोड और इनकी माता का नाम था मैरी हैटली। 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड के इंग्लिस्टन नामक शहर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। जबकि मूल रूप से ये कहां के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे भाई? स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, इनके गुरु का नाम था यति ज्ञान चंद्र सूरी। क्या नाम था भाई? यति ज्ञान चंद्र सूरी। और ये कहां के रहने वाले थे? मांडलगढ़ के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे भाई? मांडलगढ़ के रहने वाले थे। इसके बाद मैंने बात की कि मेवाड़ रियासत की ओर से इन्हें एक घोड़ा दिया गया अमर बेलना, और नाम की मैंने बात की थी अलबर्ग। क्या नाम था भाई? अलबर्ग। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नल टोड की, तो आगे देखिएगा भाई। कर्नल टोड से रिलेटेड अन्य फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा 1798-99 के मध्य ये पहली बार अपने भारत में आए। कर्नल टोड पहली बार भारत में कब आए? 1798-99 के मध्य आए। और इस समय जब ये भारत आते हैं उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में इनकी नियुक्ति की जाती है बंगाल में। कहां पर नियुक्ति की जाती है भाई? बंगाल में नियुक्ति की जाती है एक सैनिक रंगरूट के रूप में। इसके बाद 1801 में इन्हें दिल्ली में पुरानी नहर की पैमाइश का क्या सौंप दिया जाता है? कार्य सौंप दिया जाता है। और उसके बाद 1805 में मेजर मर्सर की नियुक्ति की जाती है। कहां पर भाई? ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में। तो ये मर्सर के साथ स्वयं कहां आना चाहते हैं भाई? ग्वालियर आना चाहते हैं। और मर्सर के साथ ग्वालियर आने के लिए कर्नल टोड साहब रवाना हुए। और उनके साथ जब रवाना हुए तो रास्ते में 1806 में पहली बार राजस्थान की उदयपुर रियासत पहुंचे। कहां पहुंचे भाई? उदयपुर रियासत पहुंचे। और तत्कालीन महाराणा से इनकी मुलाकात किस स्थान पर हुई भाई? एकलिंग नाथ जी मंदिर में। कहां पर मुलाकात हुई भाई? एकलिंग नाथ जी मंदिर में इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद कहते हैं कर्नल टोड साहब को लेकर कि यहां पर कर्नल टोड साहब आए 1813 में, इन्हें कप्तान का पद मिला। और 1817-18 में एग्जैक्टली अगर एक आंसर देना है तो 1818 में इन्हें मेवाड़ में पश्चिमी क्षेत्रों का पॉलिटिकल एजेंट बनाकर उदयपुर में नियुक्त कर दिया गया। तो हमारे लिए जो प्रश्न बनता है यहां से वो यही बनता है कि इन्हें पॉलिटिकल एजेंट बनाकर नियुक्त कब किया गया था, ये हमारे से पूछ लिया जाता है। तो 1818 आपको एक सिंगल आंसर में देना है और ज्वाइंटली आ जाए तो 1817-18 के मध्य इन्हें पॉलिटिकल एजेंट बनाकर पश्चिमी राजपूताना जो क्षेत्र था उसका पॉलिटिकल एजेंट बनाकर कहां पोस्टेड किया गया? उदयपुर में पोस्टेड किया गया। उस समय उदयपुर के जो महाराणा थे उनका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था भाई? भीम सिंह। और ध्यान रखना इस बार एग्जाम में रिट में सबसे ज्यादा यदि किसी रूलर को लेकर प्रश्न पूछा गया तो वो महाराणा भीम सिंह जी को लेकर पूछा गया, कृष्णा कुमारी के बारे में। ये लगातार एग्जामों में आए कृष्णा कुमारी का संबंध, जो इस बार लगातार एग्जामों में बना रहा है ये प्रश्न, ध्यान रखना भाई। इसके बाद अगर आप लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर तो देखिएगा 1822 में कर्नल टोड साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्योंकि कर्नल टोड साहब का जो संबंध था वो राजस्थान के राजपूत शासकों और राजस्थान की जनता के साथ आंतरिक संबंध था। और आंतरिक संबंध स्थापित होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को भय होने लगा। और जैसा कि बिशप हेबर कहते हैं कि कंपनी ने इनके ऊपर क्या बढ़ा दिया? नियंत्रण बढ़ा दिया। और उस नियंत्रण से तंग आकर टोड साहब ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। 1822 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद ये यहां से इंग्लैंड लौटेंगे और जाते समय अपने साथ एक शिलालेख लेकर जाएंगे, मानमोरी का शिलालेख, जिसे अत्यधिक भार के कारण ये किसमें फेंक देंगे? समुद्र में फेंक देंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कर्नल टोड साहब की तो 18 नवंबर 1835 को इनकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। टोड साहब की जो डेथ होती है, जो मृत्यु होती है, वो कब होती है भाई? 18 नवंबर 1835 को इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो इनकी पुस्तकों को लेकर हमारे से बात की जाती है।
कर्नल टोड की पुस्तकों की जब आप बात करते हैं तो इनकी एक रचना आती है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 में इस पुस्तक का क्या हुआ भाई, प्रकाशन हुआ। विलियम कुक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और अगर इस पुस्तक को लेकर आप बात करते हैं तो इस पुस्तक की अगर बात करें तो ये इनकी पहली पुस्तक का वॉल्यूम फर्स्ट है, यानी कि भाग 1 है। और इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो डॉक्टर जी.एच. ओझा के द्वारा और बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा इसका क्या किया गया, हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, हिंदी अनुवाद किया गया। यदि बात करते हैं इसमें आपको मेवाड़ का इतिहास मिलेगा, इसमें राजपूतों की वंशावली का वर्णन मिलेगा, इसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलेगा। इसी पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड साहब ने पहली बार राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान शब्द का लिखित प्रयोग किया। क्या किया भाई, लिखित प्रयोग किया। किस संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। इस पुस्तक को लेकर अगर आप बात करेंगे तो इसी पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड साहब ने राजस्थान के अंदर जो सामंत प्रथा थी तत्कालीन समय में, उसकी तुलना की इंग्लैंड के फ्यूडल सिस्टम से। किससे भाई, फ्यूडल सिस्टम से इसकी क्या कर दी उन्होंने, तुलना कर दी। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो इसी का सेकंड वॉल्यूम आया, सेकंड भाग आया, और उसका नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। 1832 में इसका क्या हुआ भाई, प्रकाशन हुआ। और इसका प्रकाशन भी किसके द्वारा किया गया, विलियम कुक के द्वारा किया गया। इसके बाद इनकी एक और पुस्तक आई आगे चलकर, और उस पुस्तक का नाम आप सबने सुना होगा हिंदी में, जिसका नाम आपने सुना है पश्चिमी भारत की यात्रा, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। यह पुस्तक इनकी आई और 1839 में इस पुस्तक का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। इसके अलावा इनका एक लेख भी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, और उसकी अगर बात करूं मैं तो वो था द रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट फेस्टिवल कस्टम्स एंड मेवाड़। एक एक की हम बात करते हैं कर्नल टोड साहब को लेकर। ओके, देखते हैं। अगर बात करते हैं तो जनरल इंट्रोडक्शन आपने देख लिया था। इसके बाद देखिएगा 1806 में, कब गुड़िया, 1806 में यह पहली बार, 1806 में यह पहली बार उदयपुर रियासत आए। किस रियासत में आए भाई, तो आप बोलेंगे ये उदयपुर रियासत में आए। तो कर्नल टोड साहब पहली बार किस रियासत में आए जी, तो आप बोलेंगे ये मेवाड़ रियासत में आए। आई मीन ये उदयपुर रियासत में आए। पहले मेवाड़ एक विस्तृत भूभाग के लिए नाम लिया जाता था, लेकिन ध्यान रहे वर्तमान में मेवाड़ का जब भी नाम आता है तो मेवाड़ से विस्तृत संबोधित किया जाता है उदयपुर को। किसको संबोधित किया जाता है भाई, उदयपुर को। जिस प्रकार पहले मारवाड़ एक विस्तृत क्षेत्र का नाम था, लेकिन अब यदि मारवाड़ का नाम आता है तो वो किसके लिए जाना जाता है, जोधपुर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है भाई, जोधपुर के लिए जाना जाता है। वैसे ही आप बात करें तो ये पहली बार किस रियासत में आए जी, उदयपुर रियासत में आए। ओके, 1806 में जब ये कहां जा रहे थे, ग्वालियर जा रहे थे दौलत राव सिंधिया के दरबार में। इसके बाद देखिएगा 1813 में इन्हें क्या बना दिया गया, कप्तान बना दिया गया। लेकिन हमारे से जो प्रश्न पूछा जाता है उसको लेकर मैं बात कर लूं आपसे 1817-18 के मध्य, और सिंगल आंसर देना है तो आप क्या करेंगे 1818, क्योंकि ऐसा प्रश्न अभी एग्जाम में आया है। मैंने आपको कहा था राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो उसमें 1949 भी था और 1950 भी था। तो उस स्थिति में जो प्रबल राइट आंसर माना जाता है वो लास्ट वाला माना जाएगा, और इस स्थिति में आपका आंसर माना जाएगा 1817-18। यदि दोनों है तो आप क्या कर देंगे 18, और यदि सिंगल आंसर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो 1817-18 में यह राजपूताना के पश्चिमी क्षेत्रों के पीए बनकर, पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। पीए का मतलब क्या होता है भाई, पॉलिटिकल एजेंट। पीए बनकर उदयपुर में नियुक्त किए गए, यानी कि नियुक्त हुए। कहां पर नियुक्त हुए भाई, उदयपुर में नियुक्त हुए। राजपूताना के जो पश्चिमी क्षेत्र थे उनके पॉलिटिकल एजेंट बनकर 1817-18 में इनकी पोस्टिंग हुई उदयपुर में। ओके, इस समय उदयपुर के महाराणा कौन थे भाई, तो ध्यान रहे इस समय उदयपुर के जो महाराणा थे वो कौन थे भाई, तो वो थे भीम सिंह। कौन थे भाई, भीम सिंह महाराणा थे इस समय, भीम सिंह।
और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे जिनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई, वो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे भाई? तो इस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये भारत के इस समय गवर्नर जनरल थे भाई। क्या थे ये? भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन्हीं के द्वारा इनकी पश्चिमी क्षेत्रों के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्ति की गई थी टोड साहब की। कहां पर? उदयपुर में। नियुक्ति करने वाला कौन था भाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और यदि बात करूं तो इस समय महाराणा कौन थे भाई? भीम सिंह। ठीक है जी। देखो ध्यान रखना, जो सहायक संधियां होती है अपने यहां पर, सहायक संधियों के साथ में ही पॉलिटिकल एजेंट का पद आता है राजस्थान के अंदर, ये भी ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद एक और चीज ध्यान रखेंगे आप। 1822 में कर्नल टोड ने क्या दे दिया भाई? कर्नल टोड ने त्याग पत्र दिया। ठीक है भाई, ये भी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कर्नल टोड साहब की मृत्यु की, इनकी मृत्यु की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी मृत्यु हो जाएगी 18 नवंबर 1835 में। 18 नवंबर 1835 में इनकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। यदि बात करूं मैं कर्नल टोड की, तो पहली बार कब आए भाई? 1806 में। किस रियासत में आए? उदयपुर रियासत में आए। 1817-18 में राजपुताना के पश्चिमी क्षेत्रों के क्या बनाकर? पीए बनाकर। कहां नियुक्त किए गए? उदयपुर में नियुक्त किए गए। इस समय उदयपुर का महाराणा कौन था भाई? भीम सिंह। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके अलावा अगर बात करें तो 1822 में टोड ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। और यदि इनकी डेथ की बात करूं, मैं मृत्यु की बात करूं, तो कब होगी भाई? 18 नवंबर 1835 को। कब होती है मृत्यु? 18 नवंबर 1835 को। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ध्यान रखना भाई, इनकी पुस्तकों को लेकर मैं आपसे बात कर लेता हूं। कर्नल जेम्स टोड की रचनाओं को लेकर आपसे बात कर लेता हूं। क्या राजस्थान में ऐसा कोई किला है जिसका निर्माण कर्नल टोड ने करवाया? राजस्थान में क्या ऐसा कोई फोर्ट मौजूद है, ऐसा किला मौजूद है जिसका निर्माण कर्नल टोड साहब ने करवाया? वेरी नाइस। टोडगढ़ जो फोर्ट आपका अजमेर का, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया है। प्रारंभ में इस किले का नाम था बोरासवाड़ा दुर्ग। क्या नाम था भाई? बोरासवाड़ा दुर्ग। लेकिन होता क्या है, इस बोरासवाड़ा दुर्ग को लेकर अगर आपसे मैं बात करूं तो महाराणा भीम सिंह जी ने कर्नल टोड के सम्मान में इस किले का नाम बदलकर, इस गांव का नाम बदलकर रख दिया टोडगढ़। तभी से यह किला कहलाने लगा टोडगढ़। वैसे प्रारंभ में इसका नाम था बोरासवाड़ा दुर्ग। और यह राजस्थान का इकलौता ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया है। कौन से का भाई? टोडगढ़ के किले का। ठीक है, तो मैं कर्नल टोड साहब की रचनाओं को लेकर आपसे बात करने वाला हूं। आपको अगर इनकी रचनाओं में बात करता हूं तो इनकी एक रचना आती है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी रचना आती है भाई? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यद्यपि मैंने इसका पीडीएफ भेज रखा है इनके बाद डॉक्यूमेंट में। देखिए, अगर आप बात करते हैं टोड साहब की रचनाओं की, ओ माय गॉड, एक तो इस बोर्ड की ये भी परेशानी। कर्नल टोड इमेजेस हैं, इसके अंदर टोड इमेजेस हैं। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसी को लेकर मैं बात करता हूं आपसे। देखिए, यह कर्नल टोड की पहली रचना है भाई। इस रचना की अगर मैं बात करता हूं, इसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस रचना का नाम क्या है भाई? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह इनकी पहली रचना है। इसी का जो सेकंड पार्ट आता है, इसी का जो सेकंड भाग आता है, वो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों पुस्तकों की अगर बात करूं तो ये एक ही पुस्तक है। अंतर इतना है कि एक भाग एक है और एक भाग दो है। तो ये रचना तो एक ही है, लेकिन ये अलग अलग समय में
दो भागों के रूप में क्या होगी भाई, प्रकाशित होगी। इसकी मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से, देखिएगा। ब्लैक ले लेते हैं। यदि बात करता हूं इस रचना की, पहली है ना, पहली वाली कौन सी है भाई, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस रचना का जो प्रकाशन होता है, इस रचना का जो प्रकाशन होता है, यह कब होता है भाई, 1829 में। इनकी जो पहली रचना है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका प्रकाशन कब होता है भाई, 1829 में। ओके। और अगर बात करूं मैं, इसका प्रकाशक कौन था, इस रचना का प्रकाशक कौन था भाई, तो इस पुस्तक का जो प्रकाशक था वो था विलियम कुक। कौन था भाई, विलियम कुक। और अगर मैं बात करूं इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो इसका हिंदी अनुवाद किया है दो लोगों ने। एक किया है डॉक्टर जी.एच. ओझा ने। किसने किया भाई, डॉक्टर जी.एच. ओझा ने। इसे राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक पिता कहा जाता है भाई, डॉक्टर जी.एच. ओझा को। और इन्हें राजस्थान के ग्रीबन के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर ओझा की बात करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो एक कैंडिडेट है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने भी क्या किया भाई, हिंदी अनुवाद किया। दो विद्वानों ने किया, एक तो डॉक्टर जी.एच. ओझा ने और एक बलदेव प्रसाद मिश्र ने। इसका क्या किया भाई, हिंदी अनुवाद किया। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, इस पुस्तक में वर्णन किस चीज का है, इसमें वर्णन क्या है, तो इसमें वर्णन की अगर बात करूं मैं, तो वैसे तो इसमें मेवाड़ का, राजपूतों की वंशावलियों का वर्णन है, लेकिन जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं कॉन्सेप्ट दो, मैं उन दोनों को ही आपके सामने लिखूंगा। पहला वर्णन देखिएगा, यह पहली रचना है कर्नल टोड साहब की, या पहली रचना है ऐसी जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया भाई, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था, 1800 ईस्वी में। और लिखित रूप से किसने किया राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग, विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने किया भाई, विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी रचना द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में किया था भाई, ये ध्यान। तो वर्णन की बात करूं तो देखिएगा, इसमें सर्वप्रथम राजस्थान हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ भाई, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। ये जनरल चीजें हैं जिनको लेकर मैं आगे बात करूंगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो इसी पुस्तक में ध्यान रखना, इस बार आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक भी जुड़ा है पिछली बार से ही, राजस्थान की राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था के साथ में आपने यह भी सुना होगा कि राजस्थान के राजवंशों की राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था आपने पढ़ी होगी, तो वो ध्यान रखना भाई। तो सामंत व्यवस्था का जो वर्णन देखने को मिलता है आपको राजस्थान में, वो किस पुस्तक में मिलता है भाई, तो आपको इस पुस्तक में देखने को मिलता है। कर्नल टोड की पुस्तक मेरे पास रखी हुई है, आप इसके बारे में अगर विस्तृत पढ़ेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, देखते हैं। अगर बात करूं मैं इसी को लेकर आपसे, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहां से। इसमें टोड ने राजस्थान की सामंत व्यवस्था की तुलना, राजस्थान की सामंत व्यवस्था की तुलना इंग्लैंड के फ्यूडल सिस्टम से की। किससे की भाई, इंग्लैंड के फ्यूडल सिस्टम से की। जैसे राजस्थान में क्या है भाई, जैसे राजस्थान में सामंत व्यवस्था है, वैसे ही वहां पर कौन सा सिस्टम चलता है भाई, फ्यूडल सिस्टम चलता है। फ्यूडल सिस्टम से की। तो टोड ने इसकी तुलना किससे की है भाई, फ्यूडल सिस्टम से की है। किसकी तुलना, राजस्थान की सामंत व्यवस्था की तुलना।
अगर बात करूं मैं कर्नल टोड की पहली रचना का नाम क्या है भाई? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है भाई? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। प्रकाशन कब हुआ? 1829 में। कब हुआ भाई? 1829 में। प्रकाशक कौन था इसका? विलियम कुक। कौन था भाई? विलियम कुक। हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर GH ओझा ने और बलदेव प्रसाद मिश्र ने। और वर्णन है इसमें राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, और राजस्थान की जो सामंत व्यवस्था है उसकी तुलना किससे की गई भाई? इंग्लैंड के फ्यूडल सिस्टम से की गई। तो यह बात तो थी अपनी पहली रचना की। इसके साथ अगर मैं बात करता हूं सेकंड भाग की, वॉल्यूम सेकंड की अगर बात करूं मैं, तो वॉल्यूम सेकंड का जो प्रकाशक था भाई, मतलब जो प्रकाशन होता है, यह होता है 1832 में। जो पहला भाग प्रकाशित होता है ये 29 में, और जो दूसरा भाग प्रकाशित होता है ये 1832 में। पहला भाग एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसका सेकंड भाग है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, ये सेकंड भाग की बात कर ली मैंने साथ के साथ में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ू, फिर आपको एक साथ उतार लेना बाद में ना। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो टोड साहब की एक और रचना आती है आपके सामने, और इस रचना को लेकर अगर आपसे हम बात करें, देखिए ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। रचना का नाम क्या है भाई? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। यह भी कर्नल टोड साहब की रचना है। इस रचना की अगर मैं बात करूं तो इस रचना का जो प्रकाशन हुआ, यह प्रकाशन कब हुआ भाई? 1839 में। इसका प्रकाशन कब हुआ भाई? 1839 में। और इसका प्रकाशक कौन था भाई? इसका प्रकाशक कौन था? तो इसका प्रकाशक था इसकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग। कौन था भाई प्रकाशक? तो प्रकाशक था जूलिया कल्टरबर्ग। ये इनकी वाइफ थी, जो इसकी क्या थी भाई? प्रकाशक थी। इस रचना की भी मैंने आपसे बात की। 1839 में प्रकाशक थे इसकी जूलिया कल्टरबर्ग। ओके, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखिएगा एक और आपके सामने आती है, इनकी एक रचना में आ जाती है, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स ऑफ मेवाड़। यह भी किसकी रचना है भाई? कर्नल टोड साहब की रचना। ये एक लेख प्रकाशित हुआ था। अगर बात करें तो रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट फेस्टिवल एंड कस्टम्स ऑफ मेवाड़। बोलिए यहां तक कोई डाउट है? कर्नल टोड साहब में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है भाई। ओके, इसके बाद अब मैं आपके सामने जो शुरू करने जाऊंगा वो भारत के इतिहास को लेकर बात करूंगा, ध्यान रखना। ओके, देखिए अब ध्यान दीजिएगा भाई। अब जो मैं शुरुआत कर रहा हूं उस पर ध्यान देना आप लोगों को, है ना। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले इतिहास के, अगर हम बात करते हैं तो इतिहास के 3 कालखंड हुए। कितने कालखंड हुए भाई? 3 कालखंड हुए। और इतिहास के अगर मैं बात करूं भागों की, तो इतिहास के कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। अगर बात करूं इतिहास के कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। कौन कौन से हुए? एक तो आपके पास हो जाएगी भाई एंसेंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास। एक हो जाएगी मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और एक हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। इसको लेकर मैं आपसे बात कर लेता हूं और हम इंडस वैली की शुरुआत करेंगे। देखिएगा इतिहास के भाग, पार्ट ऑफ हिस्ट्री की बात करता हूं मैं। इतिहास के भाग, यहां पर मैं आपको 2 पार्टों में डिवाइडेशन करके दिखाऊंगा, यानी कि एक अलग दिखाऊंगा और एक अलग दिखाऊंगा। दोनों को समझना, कोई क्या पढ़ लेता है और कोई क्या पढ़ लेता है। तो अगर मैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री की बात करूं तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री रहेंगे अपने पास 3। अगर बात करें इतिहास के भागों की तो 3 भाग रहेंगे। एक रहेगा प्राचीन इतिहास, यह हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं भाई? भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। एक रहेगा आपके पास मध्यकालीन इतिहास, और एक आपके पास रहेगा आधुनिक इतिहास। ठीक भाई,
अपने पास इतिहास के 3 भाग रहेंगे, एक रहेगा प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। अब यहां से जो मैं विवाद खड़ा करने वाला हूं आपके सामने, वो यह है इसके कालक्रम को लेकर, क्योंकि आप में से कई विद्वान क्या पढ़ेंगे और कई विद्वान क्या पढ़ेंगे, तो जो डिवाइडेशन में दे रहा हूं आपको उसको समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले अगर बात करूं तो डिवाइडेशन देगा जेम्स मिल। किसका डिवाइडेशन बता रहा हूं मैं आपको? जेम्स मिल का डिवाइडेशन बता रहा हूं। जेम्स मिल ने इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। उसने सबसे पहले कहा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इस प्राचीन इतिहास को कहा उसने क्या? हिंदूवत इतिहास। इसको क्या कहा उसने? हिंदूवत इतिहास। इस वाले को कहा इसने इस्लामिक इतिहास, और इस वाले को कहा इसने ईसाई इतिहास। जेम्स मिल कहता है कि जिस कालखंड में हिंदू राजा हुए वो प्राचीन इतिहास था भारत का, और जिस कालखंड में इस्लामिक राजा हुए यानी कि मुस्लिम राजा हुए वो क्या था? इसका मध्यकालीन पार्ट था। और जिसमें अंग्रेजों का शासन रहा, ईसाइयों का शासन रहा, वो क्या रहा भाई? आधुनिक इतिहास रहा। तो इनके अनुसार जो हम डिवाइडेशन लेते हैं तो वो प्रारंभ से लेकर 1206 तक, क्योंकि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की जाती है। किसकी शुरुआत की जाती है भाई? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की जाती है। और अगर बात करूं मैं 1206 से लेकर पलासी के युद्ध तक 1757 तक, जब रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार बंगाल के नवाब श्री राजदौला को पराजित करके बंगाल पर अधिकार किया, उस काल तक को किस में लेते हैं हम? मिडाइवल पार्ट में लेते हैं। और इसके बाद का जो भी काल अपने पास चला, यानी कि जिसको हम शामिल कर लेते हैं कब तक भाई? जिसको हम शामिल कर लेते हैं 1947 तक, उस वाले पार्ट को हम किस में लेते हैं? आधुनिक इतिहास में लेते हैं। जेम्स मिल ने तो 1817 में डिवाइडेशन किया, लेकिन हमने 1947 तक के पार्ट को शामिल कर लिया किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि साहब ये डिवाइडेशन सही नहीं है, क्योंकि धर्म के आधार पर डिवाइडेशन देना उचित नहीं है। इसलिए उन विद्वानों के द्वारा बताया गया कि प्रारंभ से लेकर 712 ईस्वी तक भारत का प्राचीन इतिहास रहा। यानी कि उन लोगों ने कहा कि इस काल में 712 में कौन सी इवेंट घटित हुई थी, कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 712 के अंदर पहली बार भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ, और अरब का एक शासक था अल हज्जाज, और अल हज्जाज का एक सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था भाई? मोहम्मद बिन कासिम। अरब के शासक अल हज्जाज के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहली बार 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर सेन पर आक्रमण किया गया। किस पर आक्रमण किया गया भाई? दाहिर सेन पर आक्रमण किया गया। और दाहिर सेन पर आक्रमण करके उसने सिंध पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और 712 ईस्वी में उसने पहली बार भारत में जजिया कर वसूला। क्या वसूला भाई? जजिया कर वसूला। तो भारत में पहली बार जजिया वसूलने वाला व्यक्ति कौन था भाई? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था भाई? मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना इसका ना, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया कर वसूला था अपने यहां पर। और अगर मैं आपसे बात कर लूं ब्राह्मणों से और स्त्रियों से, बच्चों से, इनसे जजिया कर वसूलने वाला पहला शासक कौन था? जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर जजिया कर होता है। जो इस्लाम के 5 पिलर होते हैं उनका पालन नहीं करेगा वो गैर मुसलमान रहेगा, और जो गैर मुसलमान है उसी से ही तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, जिसे कहा जाता है जजिया। तो ये जजिया ब्राह्मणों से, बच्चों से लेने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। और अगर मैं बात करूं आपके इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, जजिया कर को पहली बार बंद करने वाला शासक कौन था? जजिया कर पर पहली बार रोक लगाने वाला अकबर। लेकिन उसने क्या किया? पहली बार बंद किया, फिर वसूला, फिर बंद कर दिया, फिर आगे चलकर औरंगजेब ने इसे वापस शुरू कर दिया, जिसके कारण आपने जसवंत सिंह को, राज सिंह को उसका शत्रु बनते हुए अच्छे से देखा है।
इसके बाद होता क्या है, जजिया को हमेशा के लिए समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत से जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त किसने किया? किस मुस्लिम बादशाह के द्वारा, शासक के द्वारा भारत से हमेशा के लिए जजिया समाप्त कर दिया गया? तो ध्यान रखना, शुरू करने वाला तो था पहली बार मोहम्मद बिन कासिम और समाप्त करने वाला था लास्ट बार में, उसके बाद किसी ने नहीं बसला। कौन था भाई? मोहम्मद शाह रंगीला। आए बात समझ में? इसने हमेशा के लिए इसे क्या कर दिया भाई? समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं भाई। इसके बाद देखिएगा 712 से लेकर 1707 तक का काल क्या रहा भाई? ये आपके मध्यकालीन इतिहास में आया। और 712 में तो आपने घटना पढ़ ली, 1707 में क्या इवेंट घटित हुई, क्या घटना घटित हुई? 1707 में इतिहास में क्या घटित हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हुई। क्या हुई भाई? औरंगजेब की मृत्यु हुई। और 1707 से लेकर 1964 तक, 1964 में क्या घटना घटित हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। उस काल को हमने किसमें शामिल किया भाई? आधुनिक इतिहास में शामिल किया। यह अलग अलग लोगों का डिवाइडेशन है, यह मात्र केवल समझने के लिए होता है, आपको ज्यादा कुछ भी इनको रटनाफिकेशन नहीं करनी। ओके, अब इतिहास के कितने कालखंड हुए भाई? इतिहास के 3 कालखंड हुए। एक प्राग ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब अतीत का ऐसा कालखंड जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, हम केवल उस काल के बारे में क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। उसे कहा जाता है कौन